हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस थ्योरी को दिया था हैंस बेथे और वॉन व्लेक ने इन 1930 में। तो इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं? Number 1 postulates. It assumes that ligands and central metal atom interaction to be purely ionic. Means जो central metal atom और जो ligands है इसके बीच का इंटरेक्शन आयनिक होगा। आयनिक, और इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, आयनिक होता है, प्योर आयनिक होगा। इसमें कोवैलेंट करैक्टर नहीं होगा। लेकिन जो वीबीटी थी उसका ये मानना था कि लाइगेंड्स और मेटल में कोवैलेंट करैक्टर होता है, लेकिन जो सीएफटी है उसका ये मानना है कि जो लिगेंड्स है और सेंट्रल मेटल एटम है इसके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड के लिए दो चीज की जरूरत होती है, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग कि जो लाइगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम है वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं, यानी लाइगेंड्स जनरली नेगेटिव चार्ज होता है जबकि सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, सेम लाइक आयनिक बॉन्ड। तो इसीलिए इस थ्योरी का ये मानना था। नेक्स्ट पॉइंट इज जो नेगेटिव लिगेंड्स है वो तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन न्यूट्रल वाले जो लिगेंड्स है वो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? न्यूट्रल तो एक हिसाब से कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है वो एक्ट एज अ डाइपोल। डाइपोल मीन्स होता है प्लस और माइनस चार्ज, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा NH3 इज न्यूट्रल, तो जो N है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, मीन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जो इसका नेगेटिव एंड है वो सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होगा, इंटरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसने कहा जो नेगेटिव एंड है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जहाँ पे, वो पार्ट सेंट्रल मेटल एटम की तरफ इंटरेक्ट करेगा इन केस ऑफ न्यूट्रल लाइगेंड्स, और जो नेगेटिव है वो तो सीधा इंटरेक्ट करेंगे, उनको कोई विशेष ऐसी जरूरत नहीं है। फोर्थ एंड मेन पॉइंट है कि CFT एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ ओनली डी ऑर्बिटल्स। ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करता है। CFT ऑलवेज गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जो डीमेरिट्स थी VBT की उसको इसने दूर किया था, इसने एग्जैक्ट वैल्यू बताई थी कि इसका आंसर ये होना चाहिए, जबकि उसमें क्या था, कई जगह पे अलग अलग आंसर वेरी कर रहा था। तो CFT मैग्नेटिक मोमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू को बताती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने कहा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है या sp3 इज टेट्राहेड्रल, तो ये ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये हमें पहले से ही लेनी पड़ेगी कि अगर हमें पता है कि sp3d2 है मीन्स ऑक्टाहेड्रल फिक्स है। अगर हमारे पास आ गया sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल फिक्स है। अगर हमारे पास आ गया dsp2 मीन्स स्क्वायर प्लेनर, दिस इज फिक्स्ड। ये यहाँ पे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये हमें पहले से पता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ
तो एनर्जी हर हमेशा इंक्रीज होती है, रिपल्सन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एनर्जी हर हमेशा रिलीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल ऑफ डी सबसेल होता है, जनरली हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए इसी की वजह से इसमें स्प्लिटिंग होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो दो कैटेगरी कौन सी डिवाइड करी, एक हमने बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बिटवीन होगा, एक्सिस के, जैसे डी एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में इसके लोब्स हैं, जैसे डी वाई जेड, वाई और जेड के बीच में इसके लोब्स हैं, डी एक्स एक्स जेड, एक्स जेड मीन्स होता है एक्स और जेड के बीच में लोब्स होंगे। तो इस तरीके से ये हैं बिटवीन द एक्सिस। तो तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जो बिटवीन द एक्सिस है, इसको कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल, और इसको यहाँ पे एक स्पेशल नाम दिया गया T2G, T2G। सेकेंड वन इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी along the axis, एंड सेकेंड वन इज dz स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर के आसपास, जो जेड एक्सिस है उसमें आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल, डबली क्योंकि ये दो हैं, along द एक्सिस में दो हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसीलिए इसको कह दिया डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। और यहाँ पे इसको एक स्पेशल नाम दिया गया ई जी, ई जी मीन्स दो, along द एक्सिस, और T2G मीन्स थ्री, मीन्स बिटवीन द एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन मेटल आयन इज इन आइसोलेटेड स्टेट, अगर ये सिंगल स्टेट में है, ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, उस केस में इसके पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये वर्ड यूज किया जाता है डीजेनरेट। डीजेनरेट मीन्स होता है सबकी एनर्जी सेम होना, उसके लिए हम यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं डीजेनरेट, मीन्स ऑल हैव सेम एनर्जी। तो जो पांचों के पांचों ऑर्बिटल हैं ये डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, सबकी एनर्जी सेम है। अब चेंज कहाँ पे होता है, जैसे ही लाइगेंड्स इसमें अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, सेंट्रल मेटल एटम में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा और अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन कहाँ होगा, किस किस के बीच में रिपल्सन होगा, पहली बार रिपल्सन होता है जो लिगेंड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन किसके बीच में होगा, जो डी ऑर्बिटल होंगे, सपोज ये डी ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमने कहा D5, D6, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो लिगेंड्स होते हैं, ये मेटल की बात है, सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, एंड सेकेंड इज लाइगेंड्स। तो लाइगेंड्स जो होते हैं उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो लाइगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर और सेंट्रल मेटल एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, तो इन इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, हर हमेशा रिपल्सन होगा। तो ये ध्यान रखना, और रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रिपल्सन होने से क्या होगा कि टू सेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू टू पार्ट्स में, एक है T2G और एक है EG। अब आप ये क्वेश्चन करोगे ये दो पार्ट में क्यों होगा, रीजन ये है कि सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन, एक है बिटवीन द एक्सिस, इसमें तीन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड T2G, और EG के दो ऑर्बिटल हैं, T2G के तीन ऑर्बिटल हैं बिटवीन द एक्सिस, और EG के दो ऑर्बिटल हैं
along the axis, along the axis। अब सवाल ये उठता है कि लाइगेंड्स किधर से अप्रोच करेगा। सपोज करो जो लाइगेंड से अप्रोच कर रहा है बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, तो क्या होगा, इस लाइगेंड्स के और इस T2 के बीच में रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि लाइगेंड्स का नेगेटिव चार्ज और T2G में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका चार्ज, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में रिपेल करेंगे। इसकी वजह से T2G की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू Eg, तो ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया। और सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर सपोज करो लाइगेंड्स अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस, वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, एक्सिस के अलोंग में आ रहा है, उस केस में Eg की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी T2G से। तो जब दोनों की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो d ऑर्बिटल है, जो d सबसेल है, ये स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। एक की एनर्जी ज़्यादा और दूसरे की एनर्जी कम हो गई, तो यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि लिगेंड्स अप्रोच करेगा बिटवीन द एक्सिस, तो T2G की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगा, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर लिगेंड अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस तो Eg की एनर्जी ज़्यादा होगी T2G से। क्यों? क्योंकि उसका रिपल्सन ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है डी और, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFS, यानी कि जो d ऑर्बिटल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है टू डिफरेंट सेट में T2G और Eg का, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स। जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं उनकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होने की वजह से जो d ऑर्बिटल है वो दो सेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसे हम कहते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी CFS। इज इट क्लियर? ये दो पार्ट में क्यों टूटा, ये डिपेंड करेगा कि लाइगेंड्स कैसे अप्रोच कर रहा है। नेक्स्ट वन इज, जब स्प्लिटिंग होगी तो उसके दौरान, ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी that is called CFSE, means crystal field splitting एनर्जी भी कहते हैं और स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी कहते हैं, दोनों सेम है, तो इसे शॉर्ट में कहते हैं CFSE। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ d ऑर्बिटल T2G एंड Eg, इन दोनों के बीच के एनर्जी का डिफरेंस, उसे हम CFSE कहते हैं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ d ऑर्बिटल, इन दोनों एनर्जी जो T2G है और Eg, इन दोनों की एनर्जी के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड CFSE। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इस थ्योरी को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है, लेकिन बहुत रेयर बुक में इसको दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपने क्रिस्टल पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल, तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से क्रिस्टल फील्ड, जो क्रिस्टल है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, जिस तरीके का फील्ड क्रिएट होता है इन क्रिस्टल, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल में, जो क्रिस्टल होता है जिस तरीके का फील्ड क्रिस्टल में प्रोड्यूस होता है, उसी तरीके का फील्ड जब मेटल से लिगेंड्स अटैच होते हैं, अप्रोच होते हैं, यहाँ पे जो फील्ड क्रिएट होता है, जो मेटल लिगेंड के साथ अप्रोच करने पे जो फील्ड, जिस तरीके का फील्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन प्रोड्यूस होता है, उसी तरीके का कुछ फील्ड क्रिस्टल के साथ भी प्रोड्यूस होता है। क्रिस्टल जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, तो इसीलिए क्योंकि ये दोनों चीज़ मैच कर रही थी आपस में, तो वो वर्ड वहाँ से क्रिस्टल उठाया गया।
क्रिस्टल हमने यहाँ से लिया तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस नाम से, इस थ्योरी का नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रखा गया। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, देखो अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स करेंगे तो क्या होगा कि जो लिगेंड्स है वो सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करेगा। ये कैसे करता है देखें, इसको मैंने अलग स्टेप पे नहीं लिखा है, डायग्राम के साथ ही इंक्लूड है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। ये आइसोलेटेड फॉर्म में है, आइसोलेटेड मेटल एटम। यहाँ पे d ऑर्बिटल ऑफ आइसोलेटेड मेटल एटम जिसकी एनर्जी लगभग सेम है, इसे हम यहाँ पे टेक्निकल वर्ड कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, या डीजेनरेसी मेंटेन है, सेम है। तो डीजेनरेट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मीन्स कि सबकी एनर्जी सेम है, उसी को हम यहाँ पे डीजेनरेट वर्ड यूज़ कहते हैं। जैसे इसमें लिगेंड्स अप्रोच करता है, अप्रोच अभी पूरा नहीं करेगा, आधे तक ही आएगा, तो अप्रोच करने से रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से इसकी एनर्जी ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है। ये ज़्यादा एनर्जी होगी, पहले एनर्जी लेवल कम था ये, अभी एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा? फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से। कभी भी एनर्जी इंक्रीज होगी मीन्स रिपल्सन फोर्स है वहाँ पे, तो रिपल्सन फोर्स है, लेकिन अभी भी इसकी डीजेनरेसी मेंटेन है, यानी कि सबकी एनर्जी सेम है। अब होता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल में हर हमेशा लिगेंड्स बिटवीन द अलोंग द एक्सिस आता है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग ये फिक्स है, अलोंग द एक्सिस आएगा तो Eg की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और T2g की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि Eg मीन्स अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस में दो ऑर्बिटल है हमारे पास, फर्स्ट वन इज dx² माइनस y², ये अलोंग द एक्सिस, एंड सेकेंड वन इज dz², ये भी अलोंग द एक्सिस। जबकि बिटवीन द एक्सिस हमारे पास है xy, yz और xz, ये तीन, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा हुई? 0.6 या फिर 3/5, और इसकी कितनी कम हो गई? 2/5 या 0.4। ये फिक्स है, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी हमें कि 0.4 डिक्रीज हो गई और ये 0.6 इंक्रीज हो गई, और इससे हम कहते हैं बैरे पॉइंट, BARI। तो इस पॉइंट से देखते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं एवरेज 0 माना जाता है, यहाँ पे ओवरऑल 0 कैसे? देखो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, तो इनका डिफरेंस 0, तो यहाँ पे हम इसको 0 यानी यहाँ से रेफरेंस लेते हैं कितना कम और कितना ज़्यादा होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस ओनली इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, इस तरीके से दिखता है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे आप इसे एक्स एक्सिस मान लो, इसे वाई मान लो, इसे जेड मान लो। तो ये लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, देखो बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, अलोंग एक्सिस के अलोंग में आ रही है। ये लिगेंड आप दिख रहा होगा एक्स वाई जेड, अलोंग द एक्सिस ही अप्रोच कर सकते हैं लिगेंड्स। यहाँ पे देखिए आप, तो आप इससे x मान लो, या इससे आप इस x मान लो, इससे y मान लो, इससे z मान लो, आप कैसे भी मान सकते हो। इस तरीके से दिखता है, हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। आप इससे x मान लो, इससे y मान लो, इससे z मान लो, तो इस तरीके से ये 90 90 और 90 तीनों 90 डिग्री के एंगल है, मीन्स x y और z। तो जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। अलोंग द एक्सिस करने से क्या होगा कि एनर्जी ऑफ Eg की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ T2g। क्यों हो जाएगी Eg की ज़्यादा? क्योंकि Eg के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो लोब्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं? अलोंग द एक्सिस। तो Eg के लोब्स हैं जो अलोंग द एक्सिस होंगे, तो इसीलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा
किसके बीच में रिपल्सन होगा? जो Eg में इलेक्ट्रॉन है और जो मेटल है और नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन जहाँ होगा उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए Eg का मतलब dx² माइनस y² और dz², तो ये अलोंग द एक्सिस से इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू T2g, इसीलिए स्प्लिटिंग हो जाती है और इसमें Eg की एनर्जी ज़्यादा होगी T2g से इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी लाइगेंड्स अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम पे, पर यहाँ पे आएगा बिटवीन द एक्सिस, और वहाँ पे था अलोंग द एक्सिस। ये याद रखना है, टेट्राहेड्रल में हर हमेशा बिटवीन द एक्सिस ही लाइगेंड्स अप्रोच करेगा। अब पूरा जो डायग्राम है वो ऑक्टाहेड्रल वाला ही है, सेम, केवल एक डिफरेंस है बस। ये पहला स्टेप सेम है, डी ऑर्बिटल आइसोलेटेड एटम्स के लिए है, इसमें डीजेनरेसी मेंटेन है या डीजेनरेट ऑर्बिटल है, मींस सबकी एनर्जी सेम है। जैसी लिगेंड्स अप्रोच करेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, रिपल्सन की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अभी भी डीजेनरेसी इसकी मेंटेन है, यानी सारे के सारे ऑर्बिटल एक साथ हैं। अब जब लिगेंड्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे जो लिगेंड्स है अब वो बिटवीन द एक्सिस आ गया, अब बिटवीन द एक्सिस आएगा तो उसकी वजह से T2 की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और Eg की एनर्जी कम हो जाएगी। ये फिक्स है, टेट्राहेड्रल में फिक्स है कि Eg की एनर्जी हर हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू T2g की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू Eg, दिस इज फिक्स्ड। तो कितनी, ये फिर वहाँ पे पॉइंट आ गया, दैट इज कॉल्ड बेरी सेंटर। बेरी सेंटर में हम एनर्जी को 0 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ से ये 0.4 इंक्रीज हो गया और यहाँ से 0.6 डिक्रीज हो गया। Eg में फिक्स है 0.6 और T2g में फिक्स है 0.4 या 2/5, इसे 3/5, तो ये वैल्यू फिक्स ऐसे याद करना है आपने। और इस सेंटर को बेरी सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी को 0 एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ से नीचे तो -0.6 और ऊपर तो +0.4। देन दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक यहाँ से आया 1 2 3, तो एक लिगेंड्स ये रहा आपका 1 2 3 एंड 4 लिगेंड्स। तो देखो अगर आप इसे स्क्वायर में लगाओगे तो ये क्या होगा, बिटवीन द एक्सिस आएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस में गया तो ये इसके बीच में दिखेगा आपको। इस तरीके से हर एक लिगेंड्स आपको जो यहाँ पे नज़र आएगा वो बिटवीन द एक्सिस नज़र आएगा, बिटवीन द एक्सिस। टेट्राहेड्रल के केस में जो लिगेंड्स अप्रोच करेंगे वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। लिगेंड अप्रोचेस ऑलवेज बिटवीन द एक्सिस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल अगर आ गया वर्ड मीन्स लिगेंड्स हर हमेशा बिटवीन द एक्सिस ही आएंगे और उसकी वजह से T2g की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू Eg। और एनर्जी क्यों ज़्यादा होगी, मोर रिपल्सन की वजह से। और T2g मीन्स बिटवीन द एक्सिस, तो जो लोब्स बिटवीन द एक्सिस हैं जैसे dxy, dyz और dxz, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है, आ रहा है, वो बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो रास्ते में आपको इनको लिगेंड्स को ये मिलेंगे और इसकी वजह से इनमें रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है ये कि एनर्जी T2 की ज़्यादा क्यों होगी एज कंपेयर टू Eg। दिस इज द रीज़न।
तो CFSE के केस में, CFSE इसके केस में यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट इज CFSE की वैल्यू यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू अगर पेयरिंग एनर्जी से कम हुई, यानी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर कंपाउंड पेयर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल D4, तो 1 2 3 4। अब ये यहाँ से यहाँ पेयरिंग नहीं हुई, ये हुन्स रूल को फॉलो करते हैं, ध्यान रखना, हुन्स रूल फॉलो करेंगे, हुन्स रूल को। तो पहले क्या होंगे, एक 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 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर पेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पेयरिंग ना होके इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इतना एनर्जी सिंपल वे में प्रोवाइड कराना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाता है। और ये किस केस में होता है? वीक फील्ड लाइगेंड्स के केस में। इसे हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन का मतलब नंबर ऑफ स्पिन ज़्यादा होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। हाई स्पिन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और ये हुन्स रूल को फॉलो करता है। तो ये ध्यान रखना है। पेयरिंग एनर्जी मीन्स होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 पेयरिंग करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। तो उसकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर पेयरिंग मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस एनर्जी को गेन करना पॉसिबल नहीं है। सपोज इसके पास 100 जूल एनर्जी है, लेकिन पेयरिंग के लिए 1000 जूल चाहिए, तो हम इतनी एनर्जी कहाँ से लाएंगे? तो वो कहता है इससे अच्छा क्या करो, अनपेयर ही कर दो, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना बेटर है बजाय पेयरिंग होने के, क्योंकि पेयरिंग होना इस कंडीशन में मुश्किल है। तो ये किस केस में होता है? वीक फील्ड लाइगेंड्स के केस में, और इसे हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपको देखना है जो वीक फील्ड होंगे उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम हो गई, जो पेयरिंग एनर्जी है इसकी वैल्यू कम है, किसके बजाय? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बजाय पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो क्या होगा? ये भी यहाँ पे हुन्स रूल को फॉलो करेगा, हुन्स रूल। इस केस में क्या होगा कि 1 2 3 4 पहले यहाँ पेयरिंग होगी, तब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये किस केस में होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में, क्योंकि हम लिगेंड्स को जानते हैं कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हुआ तो फिर हम पेयरिंग इस तरीके से करेंगे, और अगर वीक हुआ तो हम पहले की तरह करेंगे। वीक को कहते हैं हाई स्पिन और स्ट्रॉन्ग को कहेंगे लो स्पिन। लो क्यों कहा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्पिन कम हो गए, पहले वाले में 4 थे, यहाँ पे स्पिन 2 रह गए, ये पेयरिंग हो गई, इसीलिए हम इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये हुन्स रूल को फॉलो करता है। 1 2 3 4 5 6 तब इलेक्ट्रॉन हायर में जाएगा। थैंक यू।